जीतन राम मांझी तो इसे फेक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही, साजिश की जा रही। लेकिन 2020 में 2700 वोटों से हारने के बावजूद टिकारी विधानसभा में जीत कैसे गए, ये सवाल हम भी जानना चाहते हैं, इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी जड़ी बूटी है जिसको पिलाने के बाद जो है चुनाव जीत लिए जाते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, जाहिर है वो सफाई में क्या कहा है वो हम आपको बता दें, पहले दर्शकों को बता दें, जानकारी होगी दर्शकों को, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। ये जो पूरा बयान है 4-5 लाइन की, ये पूरी सफाई है, ये सफाई से ज्यादा डायलॉग लगता है। अगर उनको लगता है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, तो एक तो उनको पूरा वीडियो दिखाना चाहिए, उनकी पार्टी की तरफ से पूरा वीडियो सामने आना चाहिए कि भाई पूरा संदर्भ ये था और जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो वीडियो है। तो जाहिर है अब इसकी कोई सफाई हो नहीं सकती। जीतन राम मांझी तो इस बात के लिए चर्चित ही हैं, उनकी दिल की बात अक्सर जुबा पर आ जाया करती है। और अगर किसी कारण से, अगर ये बहाना भी हो, एक किसी कारण से तर्क भी हो कि भाई चलिए वो वीडियो नहीं है, किसी कारण से हमारे पास वो वीडियो नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, हमारा मतलब ये नहीं था, तो फिर आपने क्या कहा है ये बताना चाहिए था। आपने जो सफाई दी है उसमें ये नहीं बताया है कि आपके वीडियो में क्या छेड़छाड़ हुई है, उसमें ये नहीं बताया है कि आपने कहा क्या है और छेड़छाड़ करके क्या बताया जा रहा है। तो दरअसल ऐसे मामलों की सफाई हो नहीं सकती और जाहिर तौर पर बुरी तरह से फंसा दिया है जीतन राम मांझी ने। एक तरह से विपक्ष की आवाज को एक तरह से और स्वर दे दिया है, विपक्ष की आवाज को और मजबूत कर दिया है। काम एक तरह से उन्होंने विपक्ष का कर दिया है, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का काम उन्होंने कर दिया है। भाई चुनाव आयोग की भूमिका पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, चुनाव में जिन अधिकारियों की भूमिका होती है उस पर पहले से सवाल है, और हमारा सवाल नहीं है। बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, देश की विपक्षी पार्टियां हैं, वो सवाल उठाती रही हैं, यहां तक कि चुनाव आयोग को बीजेपी का एक प्रकोष्ठ तक बताती रही हैं। और ऐसे में छोड़ दीजिए 2025 में क्या हुआ, एसआईआर को लेकर किस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठे, और 2025 की बात ही छोड़ दीजिए, फ्लैशबैक में चले जाइए। जीतन राम मांझी जब जिस समय का जिक्र कर रहे हैं, 2020 के विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, 2700 वोटों से हार रहे उम्मीदवार को जिताने की बात वो कर रहे हैं। महज 12 वोटों से हार गए थे आरजेडी के उम्मीदवार हिलसा विधानसभा सीट से शक्ति सिंह यादव। तो आरजेडी ने आरोप लगाया था कि कई ऐसी सीटें जिन पर जानबूझ के हराया गया है, प्रशासन तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना था। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते अगर गलत इस्तेमाल नहीं किया गया होता। तो अब जीतन राम मांझी ने एक तरह से बुरी तरह से फंसा। जीतन राम मांझी का ये पहला बयान नहीं है, आखिरी बयान नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले उनका एक बयान सामने आया, वो जब 40 सीटों की मांग कर रहे थे कि हमको 40 विधानसभा की सीटें चाहिए, तो बोलते बोलते जीतन राम मांझी अपनी सभा में यह भी बोल गए कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर है इसका मतलब यह भी निकाला जाएगा कि जीतन राम मांझी नाराज होकर कैबिनेट से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको डोज दिया होगा, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको हड़काया होगा। हड़काने से मेरा मतलब है कि जीतन राम मांझी को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी से पंगा लेने की, ये बीजेपी ने बताया होगा। तो जीतन राम मांझी ने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं नहीं भाई, हमने ये बात नहीं कही थी, हमने कहा था कि कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। ये जीतन राम मांझी ही है जो कहते हैं कि रात में बिहार के अधिकारी शराब पीते हैं। जिस नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो सरकार बिहार में चला रहे हैं और पहले भी चलाते रहे हैं, उसी सरकार के अधिकारियों को लेकर वो कहते हैं रात में बिहार के अधिकारी शराब पीते हैं। ये जीतन राम मांझी का बयान है। और जीतन राम मांझी के एक दो बयान तो ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी के ऐसे बयान आपको बहुत ढूंढने से मिल जाएंगे, शराबबंदी को लेकर और तमाम चीजों को लेकर लगातार इस तरह के बयान उनके आते रहे हैं। तो जीतन राम मांझी की थोड़ा उन पर उनकी आलोचना ही नहीं की जाए, जीतन राम मांझी की थोड़ी तारीफ भी कर देनी चाहिए।
आज के दौर में आपको ऐसा नेता मिलेगा नहीं, बहुत कम ऐसे नेता मिलेंगे जिनकी दिल की बात अक्सर जुमा पर आ जाती है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये बात अलग है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की फजीहत करा दी, चुनाव आयोग की फजीहत करा दी, और चुनाव आयोग पता नहीं जीतन राम मांझी से ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। मैंने देखा कि कई लोग जब एसआईआर को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे या एसआईआर को लेकर अलग अलग तरह के दावे कर रहे थे, तो चुनाव आयोग उनसे सवाल पूछ रहा था, उनके जवाब दे रहा था। जीतन राम मांझी से ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपने ये दावा किया है, क्या है मामला। और जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी ने पूरा फॉर्मूला ही बता दिया है। वो जो वीडियो दिख रहा है उसमें पूरा फॉर्मूला ही बता रहे हैं कि 2700 वोटों से हार रहे थे और गलती से इस बार हार गए। पिछली बार तो हमने उनको जितवा दिया था। अधिकारी कौन थे, वहां के अधिकारी कौन थे, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि उस अधिकारी ने इस बार भी फोन किया और कहा कि पिछली बार 2700 वोटों से हार रहे थे, इस बार उस बार तो जीत गए थे, इस बार तो 1600 वोट से ही हार रहे थे। तो काहे कैसे हार गए, कि क्यों नहीं ये होने दिया, हमको बताए नहीं, चले गए घर। ये जो पूरा वाकया है टेकारी विधानसभा सीट का मामला है। टेकारी विधानसभा सीट से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा वक्त में जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो पिछली बार भी चुनाव जीत कर आए थे, जिसका जिक्र जीतन राम मांझी ने किया कि 2700 वोटों से हार रहे थे। तो ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो अब एक तरह से विपक्ष को संजीवनी दे दी है जीतन राम मांझी ने, और ये मामला इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। ये जीतन राम मांझी, अभिषेक, विपक्ष को संजीवनी दे दी है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को जहर देने वाली बात है ना। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही ताक पर रख दिया। आपको ये पता है कि आप 2700 वोटों से हार रहे हो और फिर आप चुनाव जीत जाते हो, तो फिर ये तो लोकतंत्र की सीधे सीधे धज्जियां उड़ाना हो गया। और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर खुलेआम इस तरह की बातें की गई हैं तो ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है। अगर एक सीट पर भी इस देश की एक वोट की भी चोरी कहीं पर हुई है या फिर छेड़छाड़ हुई है, तो ये जनादेश का अपमान है, बिहार का नहीं पूरे देश का अपमान है ये तो। और जीतन राम मांझी एक केंद्रीय मंत्री अगर इस बारे में खुले मंच से कह रहे हैं, तो फिर तो भाई इसकी जांच हो ही जानी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए और सामने आकर जीतन राम मांझी को बताना चाहिए कि क्या छेड़छाड़ हुई उनके वीडियो में। उनके वीडियो में ऐसा क्या छेड़छाड़ हुआ और पूरा वीडियो क्या था, पूरा मामला क्या था, उन्होंने क्या कहा है। जो कहा है वो साफ तौर पर सुने देखे जा सकते हैं, और उस वीडियो में जो बात है उससे तो यही कहा जाएगा कि भाई जीतन राम मांझी उस जुगाड़ की बात कर रहे हैं कि कैसे जुगाड़ के सहारे हारते हुए उम्मीदवार को भी जिताया जा सकता है, कैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला होता है। अब तक तो हम लोग यही जानते रहे हैं कि भाई जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, विधायक तो जनता चुनती है, हराने और जिताने का काम तो लोगों का है, पब्लिक का है, वोटर्स का है, जनता का है। लेकिन कलेक्टर भी चुनाव जिताते और हराते हैं, अधिकारी भी चुनाव जिताते और हराते हैं। ये तो जीतन राम मांझी खुद ही कर रहे हैं, उस वीडियो में बोलते हुए वो देखे जा रहे हैं, सुने जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी को बताना भी चाहिए और दूसरी तरफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि भाई ये पूरा मामला क्या है, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो पहले से सवालों के घेरे में है। इसलिए ये चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं, एक बड़े नेता कह रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे उम्मीदवार हार रहे थे, 2700 वोटों से हार रहे थे, हमने अधिकारी को फोन किया, हो गया काम। इस बार उन्होंने बताया ही नहीं, 1600 वोटों से हार रहे थे, मैदान छोड़कर भाग गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये बड़ी विकट परिस्थिति पैदा कर दी है सत्ता पक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर जीतन राम मांझी ने। और जाहिर तौर पर विपक्ष, बिहार में विपक्ष इस मुद्दे को आगे ले जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ी हैरानी जरूर होती है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वो इस पूरे मामले को लेकर अब भी खामोश है, उनका कोई बयान नहीं आया है। उनकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे बयान आए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी मुझे थोड़ा हैरान जरूर करती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी बड़ी जिम्मेवारी थी और उनकी भी भूमिका थी एसआईआर की जो रैली रही है, या वो भी सवाल उठाते रहे। सबसे पहले तो सवाल उन्होंने ही उठाया था 2020 में कि भाई प्रशासन तंत्र का, शासन तंत्र का, अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया गया, हमारे उम्मीदवारों को हराया गया, वोट की ये गड़बड़ झाला हुआ। तो तेजस्वी यादव ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है, ये मुझे थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया है और विपक्ष के आरोपों को
एक तरह से मजबूती प्रदान कर दी है सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता ने, एनडीए के एक बड़े नेता ने, केंद्रीय मंत्री ने, जीतन राम मांझी ने। अभिषेक देखिए, एक यूजर हमारे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, संजय निषाद हो, ये कब क्या बोल जाएंगे किसी का कोई भरोसा नहीं है, और अगले पल ये बदल भी जाएंगे। तो इनके बात को बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट करके बात करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नेता जो बातें कह रहे हैं उसको हम सीरियस नहीं लेंगे तो इनको उन पदों से उतार दीजिए, उन पदों पर इनको मत रखिए जो बहुत ज्यादा सीरियस लोगों के लिए हैं, इस देश के संवैधानिक ढांचे के लिए है वो पद, उस पर इन लोगों को नहीं बैठना चाहिए। जनता को इनको जिताकर फिर नहीं भेजना चाहिए अगर ये लोग ऐसे हैं तो। और अगर ये लोग पद पर बैठे हैं तो ये जो भी बोलेंगे हम उसको सीरियसली लेंगे और सवाल भी पूछेंगे, और ये बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। अभिषेक, वाकई ये बड़ा गंभीर मामला है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, किसी राजनीतिक बयान का नहीं, या फिर जीतन राम मांझी ने जो चुनाव हराने और जिताने को लेकर बात कही उसका मामला नहीं है। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एक मंत्री के तौर पर उनकी कार्यशैली, मंत्री के तौर पर लोगों से किया गया वादा, लोगों से संवाद, लोगों से वो क्या कहते हैं। अब जाहिर है अगर उनको गंभीरता से न लिया जाए तो फिर तो मतलब ही नहीं है कि वो मंत्री के पद पर बने रहें। मंत्री का पद बड़ा पद होता है, मंत्री किसी भी मंत्रालय की जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी होती है, और फिर उस पर कोई ऐसा नेता बैठे, उस कुर्सी पर कोई ऐसा नेता बैठे जिसकी छवि ऐसी है कि भाई, या जिसके बारे में ये बात स्थापित हो जाए कि नहीं इनको गंभीरता से नहीं लेना है, तो जब गंभीरता से नहीं लेना है तो फिर वो उस कुर्सी के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर वो इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं तो फिर तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। फिर अगर इतने बड़े पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई 2700 वोटों से हार रहे व्यक्ति को चुनाव कैसे जिताया गया, जो भी जीतन राम मांझी ने कही है, उनका जो भी वीडियो सामने आया है, तो इसको तो बहुत गंभीर मामला माना ही जाना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति है, या तो अगर आप गंभीर नहीं समझ रहे जाना चाहिए और इसकी जांच होकर आखिरकार असल क्या है। अभी इकबाल जी कह रहे थे ना कि अगर ये सच कह रहे हैं तो फिर तो इसकी जांच होकर ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार ये धांधली हो रही है लोकतंत्र के साथ, जो विश्वासघात करने वाले लोग हैं उनको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, या फिर एनडीए के लोगों को ये कहना चाहिए कि हमारे मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी को कहना चाहिए हमारे मंत्री झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर उनको पद से हटा देना चाहिए, या तो जेल जाए या फिर घर पे बैठ जाए। दो ही ऑप्शन है इस वीडियो के सामने आने के बाद। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर मामला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत पाक साफ है, या चुनाव आयोग बहुत पाक साफ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाए कि नहीं जाए, लेकिन पहली कार्रवाई तो यही हो जानी चाहिए कि जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लेना चाहिए कि भाई आपने किस आधार पर इस तरह का दावा कर दिया है, तो इस्तीफा लेकर दिखाया। और इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। जीतन राम मांझी के दिल की बात जुबान पर आ गई और उस पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, उसका डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, यही माना जाएगा। लेकिन डैमेज कंट्रोल हो पाएगा क्या? आपको लग रहा है डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, या फिर जिस तरह से जवाबदेही से बचा जाता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि किसी मंत्री ने कुछ बोल दिया और आके चले गए सफाई देकर? नहीं, डैमेज कंट्रोल फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। अभी इसको आरजेडी भुनाएगी, कांग्रेस भुनाएगी, विपक्षी पार्टियां भुनाएगी, क्योंकि जो 2025 के चुनाव नतीजों के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस ने हार के जो बड़े कारण गिनाए हैं वो कारण यही है। दो बड़े कारण गिनाए गए हैं। एक तो जो धांधली और गड़बड़ी की बात कही जाती रही है वो कहा गया है, और महिलाओं के खाते में जो पैसे डाले गए उसको भी एक बड़ा कारण माना गया है। तो दो में से एक कारण तो ये गिनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि इस चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी के साथ ये चुनाव जीता गया है। तो जाहिर तौर पर इसको आरजेडी भी भुनाएगी, कांग्रेस भी भुनाएगी। तो एक तरह से फंसा दिया है जीतन राम मांझी ने, खुद ज्यादा नहीं फंसे हैं। जीतन राम मांझी खुद क्या फंसेंगे? जीतन राम मांझी की ये अदा है, ये उनकी आदत है, वो इस तरह के बयान अक्सर दे दिया करते हैं, और जीतन राम मांझी को फिर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जीतन राम मांझी ने फिर सफाई दे दी, एक ट्वीट कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैसे सफाई आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भाई जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि भाई सही तरीके से गिनती होनी चाहिए, डीएम साहब सही तरीके से गिनती करें,
और गलत गिनती ना हो, गलत काउंटिंग ना हो। जीतन राम मांझी के बोलने का मतलब ये था। तो आप जानते हैं पब्लिक तय कर लेगी कि तर्क है कि कुतर्क है। लेकिन सफाई जाहिर है ऐसे मामलों पर मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, एनडीए की पार्टियों के लिए। तो एक तरह से मुश्किल में तो डाल ही दिया है जीतन राम मांझी ने बयान देकर। खुद बहुत मुश्किल में नहीं, क्योंकि ये उनकी आदत है और उनको मालूम है कि कुछ अभी बिगड़ना नहीं है, कुछ होना नहीं है। एक खाना पूर्ति उन्होंने कर दी है, ट्वीट कर दिया है, सफाई दे दी है, और अक्सर वो ऐसा करते हैं, बयान भी देते हैं, बाद में सफाई भी देते हैं।